जा रही थी। मैंने अपने पार्टी के लोग जो महाराष्ट्र थे उनसे पूछा इसको कोई खतरा नहीं है, उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं। आप क्या ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकेंगे कि हमारी बहनें, हमारी घर की लड़कियां जो सवेरे निकले पीछे से आते झपट्टा मार के उनके गले का सूत्र लेके खींचना, इसको क्यों नहीं रोकते? ये भी एक अपराध है। इसके रोकने के लिए भी आपको कोई योजना बनानी चाहिए, तब आपकी कानून व्यवस्था ठीक होगी। खाली अपराधियों को गोली से उड़ा देने से कानून व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इसमें एक एक करके मैं पढ़ाना नहीं चाहता, बहुत डाटा है, कुछ अपराधों का डाटा अगर हम पढ़ा देंगे तो ये हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी उठो और कहीं से ले आते हैं। अब वो CRB का आंकड़ा 23 तक का आया है, ये अभी कहीं से ले आएंगे, कहेंगे नहीं, तो उसका हम नहीं उसको पढ़ना चाहते। लेकिन एक चीज़ कहना चाहते हैं, जब आपके इकबाल का असर पूरे जनता पर पड़े और हमारे घर की बहनें, हमारे घर का नौजवान, हमारे घर का बूढ़ा घर से निकले तो ये उसे विश्वास है कि हम लूटे नहीं जाएंगे, हम मारे नहीं जाएंगे, हम चले आएंगे। आज अभी हमारे राजा साहब कह रहे संगठित गिरोह तो ठीक है, आपने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन नए नए संगठित गिरोह पड़े। आपने केवल उन माफियाओं को, जो बड़े बड़े अपराधी आप जिनको मानते थे, पता थे खेत थे नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन जिनको आपने इनकाउंटर कराया, लेकिन नया जो गिरोह तैयार हुआ, आप डकैती होती थी, चोरी होती थी, अब उसमें तो कुछ कमी आई, लेकिन ये साइबर गिरोह क्या है, इस पर भी आपका नजर है? साइबर गिरोह में घर में बैठे बैठे लोगों के खाते से लाखों रुपया निकल जाता है। ये उस डकैती से कम है जो रात को बंदूक लेके घर में डालने जाते थे। इसके रोकने का जितना प्रयास होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया। इसको आपने साइबर थाना बना दिया, रिपोर्ट लिखाना जाओ रिपोर्ट लिख दो, तो लोग करते हैं। हमारे जिले में बहुत लोग ठग गए, और ये सब जो दरभंगा के टाइप से साइड से कुछ टेलीफोन करते हैं, उसी में लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे गिरोहों को भी आप अगर कानून व्यवस्था ठीक करना, तो ऐसे गिरोहों को भी आप पता करें, ये कानून व्यवस्था के लिए जरूरी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रोजगार बिना जो हाथ, जब तक ये हाथ खाली रहेगा तब तक पेट भूखा रहेगा। हाथ में काम, पेट मजबूत। इसलिए रोजगार के लिए हम बहुत शर्मिंदा होते हैं जब जाते हैं। हम चेन्नई गए थे तो वहाँ तमिल वाला हमसे लड़ गया कि आप अपने आदमियों को भेजते हो मेरे यहाँ आके काम करते हैं। वो PUC का काम करते हैं सब चेन्नई में, हैदराबाद में करते हैं। तो दर्द होता, आखिर क्या कारण है? आपकी GDP बढ़ी, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, क्योंकि रोजगार क्यों नहीं बढ़ा? आप कहते तो इसमें 10,000 करोड़ आदमी लोग पाएंगे, इसमें 15,000 पाएंगे, लेकिन मिल कहाँ रहा? आपने जितना पूंजी नियोग किया, ये सही है कि सरकारी नौकरियों में सबको नहीं एडजस्ट किया जा सकता, इनको स्वरोजगार देना, स्वरोजगार की बात करनी है। और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर लोहिया कहते थे, छोटे उद्योगों से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से जितना आप रोजगार दे लेंगे उतना आप इन बड़े उद्योगों से नहीं दे पाओगे। बड़े उद्योग जो हैं बड़े काम के लिए होने चाहिए, वो रहें, हम उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन छोटे उद्योग लोगों को रोजगार देने के लिए, छोटी बात आपको छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, इनको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे मैं कहाँ है, मंत्री जी नहीं है, वो आप बताते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन इसको बढ़ाया जाए। हमें शर्म आती है, आप देखे होंगे, आप ऐसा ना, कोविड में तो आप मुख्यमंत्री थे ही, देखे कितने लोग दिल्ली से पैदल आए, कितने लोग हमारे गांव वाले मुंबई से पैदल आए, कोई अहमदाबाद से पैदल आया, कोई अरे वहाँ अंकलेश्वर में हमारे यहाँ के लोग वहाँ से पैदल आए। तो ये पलायन जो है हमारा, ये जो हमारे नौजवान हैं रोजी रोटी के अभाव में बाहर गए हैं, कोई ऐसी विधा निकालिए। और आप तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, सब कहते ही है, तो आप एक ऐसी विधा निकालिए जिससे ये लोग पलायन हमारा रुके। आप हमारे यहाँ का आदमी दिल्ली जाता है, ठीक है, रोजी नहीं है। हम कानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार कानपुर में मिलता था। जूट मिल थी, लाल इमली थी और सब था। जूट मिल में लेबर मिनिस्टर था, तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि जूट मिल चलवाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ के कम से कम 1,000 लोग जूट मिल में काम करते थे।
जूट मिल को आप जितना उद्योग लगा रहे हैं लगाइए, हम इसमें नहीं, लेकिन जो आपके उद्योग पुराने थे, जो हजारों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे, वो बंद पड़े, उनको क्यों न चला जाए? थोड़ा उनको प्रोत्साहन देके चला जाए तो इसमें रोजगार आपको मिलेगा। फिर आज जो केंद्र बन गया है अहमदाबाद, रोजी का केंद्र बन गया है अहमदाबाद, रोजी का केंद्र बन गया है बॉम्बे, आज रोजी का केंद्र कानपुर को भी आप अपने प्रदेश में बना सकते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अभी हमारे भाई लोग बोल रहे थे, मैं किसी को जवाब देना नहीं चाहता। तमाम संजय जी अभी तमाम बात कर रहे थे। आपको पता है माननीय मुलायम सिंह जी ने आपके बिरादरी के लोगों को चिन्हित किया था, मछली का पट्टा इन्हीं को दिया जाए। और आपके कुछ चेले हमारे गांव के लोगों का जितना गढ़ा पोखरा है करा लेते, इसके बाद बेचते। ये भी नहीं वो करें, वो दूसरों को देकर चले जाते हैं। तो आपके लोगों का आया था हमारे पास ज्ञापन, और हमारे पास आए थे कि हमारा आरक्षण करा दीजिए। अब बताइए, आप सरकार में हैं, आप आरक्षण क्यों नहीं कराते? अगर आप इसीलिए वहाँ गए कि आप आरक्षण दिला देंगे, तो कम से कम अब तो मुख्यमंत्री जी आपके पड़ोसी हैं, आप बात के लिए आप तो मुख्यमंत्री जी से लड़े भी हैं। मैं भी रहा उस चुनाव में, एक समय था वहाँ बैठे मुख्यमंत्री जी, ये लड़े भी हैं, मैं भी रहा इनके साथ। लेकिन अब आपके साथ चले आए, इन पर तरस करिए। ये रोज वही तो रहा केवट मछली वाला जब बोलेंगे तो 1 घंटा उसी पर बोलेंगे। तो इनका बोल तो बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री जी आप। ये जो है बहुत बोलते हैं। मैं इनको और नहीं कुछ कहूँगा। मैं एक बात और करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास तमाम ज्ञापन आए, हम सब ज्ञापन कहाँ तक आपको दें? ये ज़्यादा हमारी तबीयत खराब है, आज हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। अब आपका संकल्प पत्र हम आपको दिला दें। संकल्प पत्र में 2 लोगों का फोटो है, एक बैठे हैं स्वतंत्र देव सिंह और हमारे संसदीय कार्य मंत्री। संकल्प पत्र बहुत आपने कहा है, कुल नहीं पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा, पिछली बार पढ़ा था। आपने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि आपने कहा था 2022 में कहा था कि 6 डॉक्टरों एवं 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र करेंगे। पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसको सोच लीजिए। भाजपा ने एक संकल्प पत्र कहा था ₹25 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यवसायिक परीक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक ITI की स्थापना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ITI बहुत बनी है, आप गए होंगे हमारे यहाँ 5 ITI पॉलिटेक्निक बन के खड़ा है। मैं जानता था वो पटेल जी इसके मंत्री हो गए, मैं इस मंत्री को यही नहीं पता चलता कौन मंत्री किस विभाग का है। के विभाग 3 मंत्री हैं आपके विभाग में, एक विभाग में 3 मंत्री। मैंने कहा भाई आप कहीं नहीं, मैं ITI नहीं देखता, मैं ITI नहीं देखता। तो साहब ये जो ITI बनी है इसको चालू करा दीजिए, आखिर ये बिल्डिंग धस जाएंगी। अच्छा, जो लोग पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारे यहाँ है, बुढ़ी में बना है, इचवा में बना है, वहाँ एक गांव में पॉलिटेक्निक बनी है, कई ITI हमारे यहाँ बन के तैयार है। तो इस ITI को आप चालू करा दीजिए। आप गए थे, कितने जोर शोर से हमारे क्षेत्र में शिलान्यास किया था डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, अभी तक चला नहीं। बड़े मुश्किल से जब मैंने डायरेक्टर से कहा चला दो, तो 4 लड़के पाए हूँ। अगर इसको जुलाई से शुरू किया जाए और विषय कौन कौन विषय यहाँ रहेंगे तो लोग आवें, इस पर भी शिक्षा विभाग के लोगों को ध्यान देना चाहिए। माननीय योगेंद्र जी हैं, मैं चाहता हूँ आप चलिए, मुख्यमंत्री जी तो उसका शिलान्यास कराए बड़े गौरवपूर्ण ढंग से, अब आप उसका उद्घाटन कर दीजिए वहाँ हमारे यहाँ, तो कम से कम चले। अब शिक्षा के मामले में हमारी गुणवत्ता, हम आज कुछ लिखा पढ़ा नहीं बोल रहे, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये जो छोटे छोटे कॉन्वेंट टाइप स्कूल खुल गए हैं और आपके लोग जो हैं ये जब उनको जांच करते हैं कि मान्यता नहीं हटाते, ये क्या कारण है
कि आप 70,000 80,000 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को तनख्वाह देते हैं, वहां पढ़ने वाला लड़का उतना योग्य नहीं निकलता जहां 1,000 1,500 तनख्वाह पाने वाला लड़का पढ़ाता है। ये क्या कारण, इस पर कभी आप सोचे तो? आप कभी खुद समीक्षा करिए। आप किसी कॉलेज में आप जाते हैं, बहुत बच्चे आपसे मिलते हैं, लेकिन आपसे कौन मिलते हैं? वही कॉन्वेंटी लड़के मिलते हैं। वो गरीब घरों के लड़कों से पूछिए जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूलों में जा नहीं सकते, जो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनको आप क्यों 2 प्रकार की शिक्षा दिला रहे हैं? 2 प्रकार की शिक्षा, एक अभिजात वर्ग का, एक गरीब वर्ग का। गरीब वर्ग का लड़का कहाँ रह जाएगा? तो चौकीदार भी नहीं होगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अभिजात वर्ग का लड़का पूरे देश के साथ। ये कहते हैं आरक्षण, आरक्षण से बेहतर है। आरक्षण तो हम समर्थक हैं। कोई दिन जेल गए हो? हम तिहाड़ जेल में बंद रहे, इनके आपके गोरखपुर में बंद रहे, बस्ती में रह रहे, नारा लगाते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 लगाओ नारा। आज बात करते हो, हम लोगों को वो देते हो। मैं ये, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप प्राथमिक शिक्षा पर आपने तो कंपोजिट विद्यालय बताया, आपने उनको चिट्ठी भी लिखा था कि मैं देख लूं। मैं कंपोजिट विद्यालय से अकेले एक जिले में 2 कंपोजिट या 1 कंपोजिट विद्यालय से कल्याण नहीं होने वाला है। इन प्राइमरी स्कूलों को जब इतनी तनख्वाह आप दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा बिल्डिंग बढ़िया बन गई है तो थोड़ा और परिश्रम करके जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों को हिदायत दीजिए कि इनकी गुणवत्ता को सुधार करें। इनकी गुणवत्ता नहीं है और उसका कारण है कि नकल। अब आप कहेंगे नकल रोकेंगे, जब नीचे से पढ़ के जाएंगे कोई ज्ञान रहबे नहीं करेगा तो नकल नहीं करेंगे। इसलिए पहली प्राथमिक शिक्षा हमारी जिस बुनियाद पर होनी चाहिए वो आज नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सरकार को देते हैं, सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हाँ ये तो ठीक है कह रहे हैं, एक पत्र आ गया है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहां चले गए, आरक्षण वहां भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गांव गांव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे? तो बड़े जोर बिगड़ा, कहा मैं, हाँ मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल सब कुछ करके तब यहाँ आया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने, तालका लेवड़ तालका मार हो गई थी, याद है ना? हाँ आप गए थे, बताओ। और समितियों में लड़ाई हो गई और ये खड़े रहे, भाग खड़े हुए, मार हो गई, मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा लिखा तो वो आया हमारे पास प्रधान कि दादा हमारा मुकदमा वापस करा दो, इनके चक्कर में पड़ गए। ये है, ये इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ। बीच में समझ, अरे बैठे नहीं, तो माननीय नेता पे तो खड़े नहीं, अगर वो बैठ गए तो ठीक है। ये अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये अपने मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा, तब कहा। आप ही में नहीं है, सुन लो। एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया, आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दे, वो उसका विरोधी ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण की। आरक्षण का मैं विरोधी, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठी ना हो गया, बात एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता, जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने की बात जुड़िए। अरे साहब अगर ये
डॉक्टर ये हैं, संविधान हमारे बात से किसी ने भी कहा, नहीं मानना, संविधान अरे मंत्री हमारे बात से कोई कष्ट है, माननीय मंत्री जी, नहीं, अगर आपका कोई इस बात से आपको निकाल इजाजत दीजिए, नहीं है। हम अपने कहते रहे निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे, बैठिए। जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए, हम खुद आपसे मैंने बोला, मैंने निकलवा दूंगा उसको। ये नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये रोज लोगों को लालच दे करके, लोगों को परेशान करके एक सही ढंग से आप ले चलें, कोई एतराज नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार में आप मंत्रिमंडल से प्रस्ताव करा के भारत सरकार को भेज दीजिए, बिना पार्लियामेंट के तो बदलेगा नहीं, तो भारत सरकार को चला जाएगा, भारत सरकार से पार्लियामेंट बदल जाएगा, हम भी आपके साथ दस्तखत कर देंगे। आप प्रस्ताव रखिए, जब हम उसके विरोध में होता हम विरोध में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार आपका एक तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। माननीय मंत्री जी, नरेगा जो है, इसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार है और नरेगा के माध्यम से जो लूट हो रही है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि 40% इसमें कमीशन लिया जाता है नीचे से ऊपर तक। और दूर छोड़िए, हम लोगों के विधायकों का जो आपने, हम तो वापस कर रहे थे, तब सब लोग न कहना, आप उसमें भी कमीशनबाजी चलती है और सीडीओ ऑफिस से लेकर निचले स्तर तक धीरे धीरे कमीशन हुए। सभी विधायक जानते होंगे, अपने जिले में जाते होंगे, सीडीओ क्या पूछ ले, विधायक नीति में कमीशन लेता कि नहीं।